इसराइल की और ईरान की आपस की एक दफ़ा दोनों की मिलिट्री माइट का जायज़ा ले लेते हैं और फिर उसके बाद में आपको बात करते हैं कि ये जंग जो है वो निकलेगी कहाँ तक और कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व होगा और किसकी सूरत हाल बनेगी। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि अरब इसमें इन्वॉल्व होंगे तो मुझे नहीं लगता। पाकिस्तान का तो मामला यह है कि हम तो अमेरिका की परेड के अंदर गए हुए हैं और वहाँ हम अपनी ज़िंदगी के अंदर हम दोबारा जो है हम काम ले रहे हैं कि हमें जनाब दहशतगर्दों से लड़ाओ, हम अफ़गानों से लड़ेंगे, हमें तुम पैसे दो। इसराइल की इस वक्त जो लैंड फोर्सेस की जो कंपैरिजन है ये मेरे सामने है। लेकिन टैंक्स जो हैं इसराइल के पास जो हैं वो 1370 हैं, जबकि ईरान के पास 1996 टैंक हैं। आर्मर्ड व्हीकल जिसे कहते हैं वो बख्तरबंद गाड़ी, ये 43,700 हैं इसराइल के पास, जबकि ईरान के पास 65,765 हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी जो होती है वो 650 इसराइल के पास हैं, 580 इनके पास हैं। और रॉकेट आर्टिलरी जो है जिससे रॉकेट फायर किया जाता है 150 इसराइल के पास हैं, जबकि ईरान के पास 775 हैं। तो जहाँ तक लैंड फोर्सेस का ताल्लुक है ईरान को खासी बर्तरी हासिल है इसराइल के ऊपर। अब आते हैं एयर पावर के ऊपर। एयर पावर में जो टोटल एयरक्राफ्ट हैं इसराइल के पास 612 हैं, जबकि ईरान के पास 551 हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट इसराइल के पास 241 हैं, ईरान के पास 186 हैं। स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट 23 हैं इसराइल के पास, ईरान के पास 10 हैं। उसके बाद ट्रेनर एयरक्राफ्ट इसराइल के पास 155 हैं, ईरान के पास 102 हैं। एरियल टैंकर्स जो हैं वो 14 हैं, ईरान के पास 7 हैं। हेलीकॉप्टर इसराइल के पास 116 हैं, ईरान के पास 129 हैं। अटैक हेलीकॉप्टर जो हैं इसराइल के पास 48 हैं और ईरान के पास 13 हैं। जो मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है वो यानी नफरी जिसको कहते हैं, जो पर्सनल हैं इसराइल के 1,70,000 हैं, जबकि ईरान के पास 6,10,000 हैं। ये वाज़ेह फ़र्क है इसराइल का। और आप समझते होंगे कि इसराइल के पास तो फ़ौज बहुत थोड़ी है। जी हाँ, ये पाकिस्तान समेत मुसलमान मुल्कों समेत और इसराइल के दरमियान एक फ़र्क है। पाकिस्तान चूँकि नज़रियाती रियासत है, इसलिए पाकिस्तान के अंदर फ़ौज इसी तरह होनी चाहिए जैसे इसराइल के अंदर है। इसराइल में बराबर रेगुलर फ़ौज नहीं होती। वहाँ पर मैट्रिक के बाद हर शख्स को 2 साल के लिए फ़ौज के अंदर जाके अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करना होती हैं और फिर उसके बाद वापस आके दोबारा काम करने में लग जाता है। इसलिए जब कभी जंग का ऐलान होता है तो वो सारी की सारी फ़ौज जो है बुला ली जाती है। कल तमाम रिजर्विस्ट को इसराइल ने बुला लिया है। इसलिए ये 1,70,000 नहीं हैं, कम से कम 15 लाख के करीब लोग बच जाते हैं जो मिलिटरीली ट्रेंड हुए हैं। इस्लाम के अंदर भी यही तस्वर है कि पूरे लोग जो हैं वो फ़न सिपाहगरी में ताक हों, बंदूक चलाना जानते हों, असला चलाना जानते हों, ताकि जब भी जहाद का ऐलान हो तो उसको जो है वो उनको बुला लिया जाए। लेकिन चूँकि पाकिस्तान हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये चूँकि इन्होंने फ़ौजों की वजह से अपने ही मुल्कों के ऊपर क़ुव्वत से ताकत से कब्ज़ा करना होता है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ौज रखी जाती है। तो ईरान के पास इसलिए 6,10,000 है, क्योंकि ईरान के अंदर भी बेसिकली वही यही मामला। रिजर्विस्ट हैं उनके पास 4,65,000 हैं और ईरान के पास हैं 3,50,000 और पैरामिलिट्री जो है उनके पास 35,000 हैं और ईरान के पास 2,20,000 हैं। ये पैरामिलिट्री ईरान के पास हैं पासदारान। 2 ताकतें ऐसी हैं, क़ुव्वतें ऐसी हैं जो उन्होंने बनाई हैं, एक है पासदारान और एक है बसीज। बसीज जो है वो वॉलंटियर्स हैं कि जो अखलाकियात को नाफिज करने के लिए ईरान में आयतुल्लाह ख़मैनी के ज़माने में बनाए गए थे। ये जाके चेक करते थे कि किस जगह पर डिश चल रही है, किस जगह पर और किस्म का डांस गाना हो रहा है, किस जगह पर जो है लोगों ने अपना हिजाब नहीं पहना औरतों ने। ये वो सारे के सारे ये मॉरल किस्म की फोर्स थी, लेकिन उसके बावजूद वजह कि इनको बाकायदा असला दे के इनको भी ट्रेंड किया गया। दूसरे उनके हैं पासदारान इनकलाब। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने ईरानी इनकलाब के अंदर बाकायदा हिस्सा लिया था और फिर उनको ऑर्गेनाइज़ किया गया, उनको बाकायदा तनख्वाह दी गई। और ये वो लोग हैं कि जो मुख्तलिफ़ किस्म की बंदरगाहों में बाकी जगहों पे काम करते हैं। और ये इनका एक काम ये है कि ये पूरी दुनिया में प्रॉक्सीज़ को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। मसलन वो हज़ारों को अफ़गानिस्तान से भर्ती करेंगे और उनको ज़ैनबियून के नाम पे उनको लेके जाएंगे और उनको मुख्तलिफ़ इस्लामी ममालिक के अंदर भेज के लड़ाएंगे। इसी तरह पारा चनार से फ़ातिमियून की पूरी जो है
एक ग्रोह है वो जाता है। लिवाई अब्बास के नाम के ऊपर बगदाद के अंदर ये रिक्रूट, इनको सब पासदारान जो हैं वो रिक्रूट करते हैं, जिनके वो कासिम सुलेमानी थे, और कल जो हैं वो जो साहब जो हैं वो उसके अंदर इस शहीद हुए हैं, वो भी पासदारान के इनकलाब, वो एक किस्म आर्मी के साथ उनका तकरीबन चीफ ऑफ स्टाफ होते हैं, वो जो इस पासदारान के सरबराह होते हैं। तो ये एक उनके पास है एक वो लोग जो हैं। अब ये लोग जो हैं ये बेसिकली ज़ाहिर बात है बहुत इंथुजियास्टिक हैं, और वो समझते हैं कि हम जो हैं बहुत ज़्यादा लड़ के आगे जाके फ़तह हासिल कर सकते हैं। ईरान इराक वॉर जो है उसके 8 साल भी इन्होंने ही, पासदारान ने ही अपना दिखाया था, यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी लोग गए थे जो कि ईरान इराक वॉर के अंदर वहाँ जो है उनके बच्चे मारे गए। मैं एक झंग के पाप को जानता हूँ, मैं ज़माने में ही था कि जिस वक्त वो वहाँ पर गया था उसके 2 बच्चे वहाँ पर शहीद हुए। नेवल फोर्स जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्रिगेट जो है ईरान के पास 7 हैं, जबकि इसराइल के पास कोई भी नहीं है। इसराइल की हमायत के लिए आपको याद होगा कि अमेरिकन जो है वो उसके बेड़े जो हैं इस खलीज के अंदर घूमते फिरते हैं। कॉरवेट्स जो हैं ये 7 हैं इसराइल के पास, उनके पास 3 हैं। सबमरीन इसराइल के पास 5 हैं, ईरान के पास 19 हैं। पेट्रोल वेसल 45 हैं और ईरान के पास 21 हैं, जबकि माइन वारफेयर 0 और 1। यहाँ से बाहर लगता यह है कि इसराइल की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो ईरान से कम है। तो फिर क्या इसराइल जो है वो ईरान को किसी न किसी तौर पर कहीं ना कहीं शिकस्त दे सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसराइल ने अपनी सारी की सारी जो प्लानिंग है वो ड्रोन्स पे ऊपर की हुई है, और वो अनमैन्ड होती है ताकि उनके पास नफरी कम है, तो वो ड्रोन्स के हिसाब से उसी हिसाब से वो बाकायदा उनको भेजते हैं। मैंड तो नहीं होते, उनके साथ बम लगे होते हैं और टारगेट करते हैं। यही वजह है कि इसराइल का जो सिस्टम है वो जो सैटेलाइट सिस्टम है वो खासा स्ट्रॉन्ग है, और वो टारगेट जो है उसको ख़ास तौर पे अचीव करते हैं। ईरान के पास एक लीवरेज ये भी है कि ईरान के साथ उसके जो हमदर्द ममालिक में से जो लेबनान है या सीरिया है या इराक है, इनके अंदर उसकी पॉकेट्स मौजूद हैं जो वहाँ जाके लड़ सकती हैं, और जो कि बॉर्डर को क्रॉस करके भी जा सकती हैं, बेशक उनकी फ़ौज जो है उनको रोके या ना रोके। और दूसरा हौसी जो है वो किसी तौर पर आगे आ सकते हैं। ये है इस वक्त का सिनेरियो। इसराइल को जो था वो ईरान पे एक गुस्सा था कि वो किसी न किसी तौर पर ईरान को भी उसी जगह पर लेके आना चाहता था कि जिस जगह पर वो मिस्र को, उर्दन को, लेबनान को और उसके साथ साथ अब सीरिया को भी ले आया था, और उसका अपना रास्ता जो था वो साफ़ हो चुका था। इसके लिए गुज़श्ता इस 1 साल के अंदर ईरान के अंदर 3-4 ऐसे हमले हुए हैं कि जिनसे अंदाज़ा होता था कि इसराइल ने पहले अपनी ताकत को टेस्ट किया। सबसे पहले तो वो जो उनके साइंसदान थे, न्यूक्लियर साइंसदान, उनको शहीद किया गया। फिर उसके बाद यके बाद दीगरे 3 हिजबुल्लाह के सरबराह जो थे उनको शहीद किया गया। फिर उसके बाद इस्माइल हानिया जो थे वो ईरान के अंदर पनाह लिए हुए थे, उनको वहाँ पर ईरान के अंदर घुस के शहीद किया गया। तो इस सारे सिनेरियो में अंदाज़ा होता था कि इसराइल अपने ड्रोन से या अपने उसके अंदर लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं उनकी वजह से वहाँ पर हमलावर ज़रूर होगा।